भारतीय संविधान में अनुसूचियां, शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले हमें अनुसूची शब्द का ज्ञान होना जरूरी है कि ये क्या होता है अनुसूची। तो अनुसूची यदि भारतीय संविधान में देखें हम, तो अनुसूची क्या होती है? जब हम किसी विषय वस्तु को एक सूचीबद्ध तरीके से या सुव्यवस्थित या व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं भारतीय संविधान में। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान में यदि जो अनुच्छेद हैं और जो अनुच्छेद की जानकारी मिलती है भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद की जो विस्तृत जानकारी मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? अनुसूची में मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि अनुच्छेद नंबर 59A भारतीय संविधान का 59 जो अनुच्छेद है वो क्या बोलता है कि राष्ट्रपति का वेतन, तो वेतन से संबंधित पूरी जानकारी जो मिलेगी वो अनुसूची में मिलेगी। इसमें मिलेगी, अनुसूची में मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अनुसूची समझ आ गया होगा क्या होता है अनुसूची। ठीक है, एक एक करके हम सारी पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपने एक बार क्लास पढ़ ली तो आप कभी भी यहाँ से क्वेश्चन जो है नहीं भूलेंगे और टैकल आसानी से वो कर पाएंगे। ठीक है, तो अनुसूचियां हम एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अनुसूचियां जो हैं, प्रथम जो अनुसूची है, देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी, और उसके बाद उनको आगे बढ़ाया गया और अब कितनी है ये संख्या? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और आगे बढ़ गई। उसके बाद अभी वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है, शेड्यूल की संख्या वो कितनी है? 12। ठीक है, तो इनको हम एक सूचीबद्ध तरीके से ही समझेंगे। यदि हम पहली अनुसूची देखते हैं, प्रथम अनुसूची देखें यदि हम, तो प्रथम अनुसूची क्या कहती है भारत की? क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। ठीक है, तो भारत की जो फर्स्ट शेड्यूल है वो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को, सीमाओं को, उनके नामों को और उनकी संख्याओं को दर्शाती है। कौन? पहली अनुसूची क्या दर्शाती है? मैंने आपको बोला कि जब किसी भी चीज को व्यवस्थित ढंग से सूचीबद्ध तरीके से लिखा जाता है कहीं पर, तो वो अनुसूची में लिखा जाता है। तो मैंने आपको चीजें बताई कि भारत की पहली अनुसूची बताती है कि भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सीमाओं से संबंधित जहां जहां उनकी क्या है? बाउंड्रीज हैं, और उसके बाद तीसरा क्या आ गया आपके पास? इनकी नाम। इनके क्या आ जाएंगे? नाम। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों पहली जो है अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में जो है बात के आती है। ठीक है, समझिए बात। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि जब कभी भी देश में किसी राज्य से टूटकर एक अलग राज्य बनेगा, या किसी केंद्र शासित प्रदेश का विलय हो जाएगा, या किसी राज्य का एक नया नाम रखा जाएगा, तो इन सब में जो अमेंडमेंट होगी वो भारत की पहली अनुसूची में अमेंडमेंट होगी। यहाँ पर वो चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, दादर नगर हवेली और दमन दुई ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, और ये केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये 2020 में इनका विलय कर दिया, इकट्ठा कर दिया गया इनको। तो किस अनुसूची के तहत? प्रथम अनुसूची के तहत जो क्या कर दी गई, इसमें अमेंडमेंट हो गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि पहली अनुसूची आपको क्या होगी, ये याद होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है दूसरी। ठीक है, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची, दूसरी और तीसरी जो अनुसूची है इनको हम रिलेट करके आपस में पढ़ेंगे। तो दूसरी अनुसूची जो आती है इसमें हम वेतन और भत्ते देखते हैं। ठीक है, वेतन और भत्ते जो देखते हैं, और तीसरी अनुसूची में हम देखते हैं शपथ। ठीक है, तीसरी में क्या देखते हैं हम? शपथ। तो वेतन और भत्ते, तो वेतन और भत्ते जो हैं और दूसरी अनुसूची में आते हैं। किसके वेतन और भत्ते? जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, उच्च पद पर जो इसमें हैं, उनके जो वेतन भत्ते हैं, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल,
केंद्रीय मंत्री जितने भी सभी लोग हैं उनकी जो वेतन है वो अनुसूची नंबर 2 में आती है। वेतन कितना मिलेगा, किसको पता कितना मिलेगा, ये अनुसूची नंबर 2 में आते हैं। और तीसरी में उन्हीं लोगों का शपथ ग्रहण आता है कि किसको शपथ कौन दिलाएगा, यदि वो प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कौन शपथ दिलाएगा, भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, ये इसमें अनुसूची नंबर 3 में प्रावधान है सभी का। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर जो 4 है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आती है ये राज्यसभा की सीट्स, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में और भारत के राज्यों में राज्यसभा सीटों का जो विवरण है वो कहां पर कितनी है, कहां पर मिलता है हमको, चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, 4th शेड्यूल में मिलता है हमारे को। ठीक है, तो राज्यों के सीटें, ठीक है। यहां से आपको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा यहां से, तो यहाँ ईस्टर्न स्टेट की आपने ध्यान रखनी है कि असम राज्य जो है इसका हमने ध्यान रखना है। तो असम राज्य में जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो 7 हैं। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों याद रखना है, ये पेपर में आया हुआ है इसलिए याद रखना है। क्यों पेपर में आया है, इसीलिए आया है कि जितने भी यहाँ पर 7 स्टेट्स हैं, ईस्टर्न स्टेट जो हैं, पूर्वी जो भारत के राज्य हैं, उन सभी पूर्वी भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो किसमें है, असम में है 7। बाकी सभी में एक एक सीट है। बाकी सब में कितनी सीटें हैं, एक एक सीट है। पूर्वी भारत को छोड़कर एक और ऐसा राज्य है जिसमें एक राज्यसभा की सीट है और वो है गोवा। कौन है वो, गोवा। ठीक है, गोवा में भी राज्यसभा की कितनी सीट है जी, एक राज्यसभा की सीट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चौथी अनुसूची में क्या हो गया जी, चौथी अनुसूची में आ गया आपका राज्यसभा की सीटें। अब हम 5वीं और 6ठी को मिलाकर पढ़ेंगे। 5वीं और 6ठी को हम क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। तो 5वीं और 6ठी जिनमें प्रोविजन है जो एसटी और एससी का, ठीक है, एसटी और एससी और एसटी का जो प्रोविजन है, भारत में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में जो प्रावधान है वो भारतीय अनुसूची नंबर 5 और 6 में है। अब 5 में क्या है, 5 में है अनुसूची जो पूरे भारत के राज्यों के एससी और एसटी, पूरे भारत के राज्यों के एससी और एसटी। और 6ठी में आते हैं केवल मात्र 4 पूर्वी भारतीय राज्य। 6ठी अनुसूची में भारत के पूर्वी भारतीय कितने राज्य आते हैं जी, ओनली 4। कितने, 4। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आपको पेपर में पूछता है कि क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें जो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो 4 आपको याद रखने हैं। याद रखने की ट्रिक यदि मैं आपको बताऊं तो आपने क्या रखना है, एटीएम, एटीएम के बाद दोबारा से एम, एटीएम एम। ठीक है, ए से हो गया असम, ए से क्या हो गया असम, और टी से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा, एम से हो गया आपका मेघालय, मेघालय, और एम से ही हो गया आपका मिजोरम, एम से क्या हो गया आपका मिजोरम। एक और भारतीय राज्य है मणिपुर, एम से, लेकिन आपको ध्यान रखना है मणिपुर जो नहीं है, आता है इसमें सिर्फ असम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है और मिजोरम आता है। इन 4 विशेष राज्यों को, पूर्वी भारत के विशेष राज्य हैं, इनको प्रोविजन दिया, प्रावधान दिया गया है इनका। अब ये 6th शेड्यूल में मांग कौन कर रहा है आजकल, लद्दाख। कौन कर रहा है मांग, अनशन पे बैठ गए हैं। तो ये लद्दाख जो बोलता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो 2020 में बनकर तैयार हुआ था। भारत का 370 और 35 ये जब बटी थी तो उसके बाद लद्दाख हमारा जो है बनाया गया था, और जम्मू कश्मीर जो है यूटी बनाए गए थे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये लद्दाख बोलता है कि हमारे को क्या किया जाए, 6th शेड्यूल में रखा जाए। ऐसा क्यों करते हैं, 6th शेड्यूल में क्यों करते हैं, एक साधारण सी भाषा में आपको समझाता हूँ कि इनका जो प्रोविजन होगा ना, यदि कोई, जैसे मान लिया कि भारत में कोई कानून पास हो रहा है, भारत में कोई कानून पास हो रहा है और इन जनजातियों के लोगों को वो कानून आहत कर रहा है, तो यहाँ पर इनके पास पावर होती है कि उस कानून को ना माने, इस कानून को क्या करे वो ना माने। इसीलिए क्या होगा, इसलिए अनुसूचियों की मांग जो, इसलिए 6th शेड्यूल में जाने की मांग कौन कर रहा है, लद्दाख। क्योंकि लद्दाख में क्या हो रहा है, अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसमें जो है प्राकृतिक नुकसान
पहुंच रहा है, ऐसा स्थानीय लोगों की मान्यता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि 6th शेड्यूल में डाला जाए हमारे को। ठीक है, वो अनशन पे बैठ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास 7वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सा आती है? 7th शेड्यूल आती है। तो 7th शेड्यूल में जो है वो 3 सूचियां आती है हमारे पास। एक आती है संघ, संघ माने केंद्र, है ना, केंद्र की सरकार। दूसरा आता है राज्य माने राज्य सरकार। ठीक है, और तीसरा आता है आपके समवर्ती। क्या आता है तीसरा जी? समवर्ती। समवर्ती का मतलब हो गया, समवर्ती का मतलब हो गया ये दोनों। समवर्ती का मतलब क्या हो गया? ये दोनों, राज्य भी और केंद्र भी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें कितने विषय थे। विषय में अलग अलग होते हैं कि अलग अलग विषय पे हम विकास करेंगे, प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं और किस तरीके से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो संघ में जो पहले विषय थे, देखो मूल संविधान में, ये लिख रहा हूं मैं मूल संविधान में विषय, और ये लिख रहा हूं मैं आगे आपको वर्तमान में विषय। तो मूल संविधान में जो संघ में जो विषय थे, वो संघ में विषय थे मूल संविधान में आपके 97, और वर्तमान में है वो 100। और यदि यहाँ राज्यसभा की राज्य सूची में बात करें तो पहले थे यहाँ पर राज्य में 66, अब हो चुके हैं यहाँ पर 61। और यहाँ समवर्ती में क्या करेंगे? समवर्ती में पहले थे यहाँ 47, अब यहाँ कितने हो गए? 52। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो संघ का वर्चस्व क्या है? ज्यादा है। ठीक है, किसी भी मामले में यदि संघ और राज्य के बीच में, कानून बनाने के बीच में टकराव हो जाता है तो संघ की मान्य, जो संघ कानून बनाएगा वो मान्य होगा। ठीक है, समवर्ती सूची में दोनों संघ और राज्य सरकार जो कानून बनाती है। संघ में केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य में केवल राज्य सरकार जो कानून बनाती है। ठीक है, और कितने विषय उसके अंतर्गत आते हैं? पहले 66 आते थे, फिर कम कर दिए गए, 61 रखे। और इधर संघ के पास कितने थे? 97 थे पहले, और कितने कर दिए? 100 कर दिए। ठीक है, यहाँ 47, दोनों के लिए 47 थे, और यहाँ 52 कर दिए गए। ठीक है, ये आपने लिस्ट थोड़ा सा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान में कहां से दी गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से दी गई है। क्वेश्चन पेपर में भी डायरेक्टली पूछा गया है उनके एग्जामों में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान में जो ली गई है। ठीक है, ये 7th शेड्यूल हो गया हमारा। 7वीं अनुसूची भी क्लियर हो गई। ये विषय समझ आ गया आपको कि विषय क्या है? ये विषय किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हो सकते हैं, फॉरेस्ट के क्षेत्र में हो सकते हैं, या संसाधनों के प्रति कुछ भी जो कानून बनेगा या कुछ भी आपने विकास करना है, उसके क्षेत्र अधिकार में क्या क्या आएगा वो चीजें होती हैं इनमें। ठीक है, ये बड़ा लंबे है, डिटेल में इनको फिर से कभी चर्चा में पढ़ेंगे। 8, उसके बाद ये 8वीं अनुसूची, सबको पता है 8वीं जो अनुसूची है ये भारत में भाषाओं को मान्यता देती है। भारत के राज्यों में भाषाओं को क्या करती है? ये मान्यता देती है विभिन्न। ठीक है, तो भारत में मूल संविधान में जो भाषाएं थी वो थी 14, और वर्तमान में यदि देखेंगे तो कितनी हो गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में भारत की भाषाएं हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसमें अंग्रेजी को मान्यता नहीं है, इसमें अंग्रेजी को मान्यता नहीं है। अंग्रेजी जो भारतीय संविधान में या किसी भी ऑफिशियल कार्य में यूज की जाती है वो भाषा अधिनियम 1963 और भाषा अधिनियम 1966 के तहत जो प्रोविजन है कि भारत में हिंदी के साथ जो अंग्रेजी भी भाषा होगी। ठीक है, वो अलग चीज है, वो अलग टॉपिक है। अभी अब चलते हैं आगे। 8वीं अनुसूची समझ आ गई आपको? ये होगी मूल संविधान की 8 अनुसूची, ये होगी मूल संविधान की 8 अनुसूचियां। ठीक है, अब उसके बाद 4 और बड़ी। अच्छा, यदि 4 बड़ी, देखो जब कभी संविधान में हम कोई भी चीज बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। क्या करते हैं? हम संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। यदि अमेंडमेंट करते हैं तो 4 आपको संशोधन भी याद होने चाहिए। कौन कौन से संशोधन थे तो अमेंडमेंट थी, वो आपको याद रखनी है, वहां से पेपर में क्वेश्चन जो बनता है। तो यदि हम 9th में चलते हैं, यदि हम 9वीं अनुसूची में चलते हैं, 9th जो शेड्यूल है, तो 9th शेड्यूल जो है ये 1951 में एक संविधान का संशोधन हुआ जिसको नाम दिया गया प्रथम संविधान संशोधन। क्या नाम दिया गया? प्रथम संविधान, पहला संविधान का पहला संशोधन। ठीक है, अभी पहली लोकसभा बनी थी और पहला ही संशोधन हो गया भारतीय
संविधान में। ठीक है, भारतीय संविधान में पहला ही संशोधन हो गया। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 368 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 368 के तहत। भारत में ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, भारत में संविधान का संशोधन कहां से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना। अभी समझते हैं। तो 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, जिसके तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इस 9वीं अनुसूची में क्या था? तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? ये भूमि सुधार से संबंधित था ये। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित था ये। ठीक है, जमींदारों की बड़ी बड़ी जमीनें थी और किस तरीके से उनकी दायरे और ये चीजें सॉरी सेट करनी थी, तो भूमि सुधार से संबंधित था। और 9वीं अनुसूची में कहा गया इसमें जितने भी विषय हैं इन ये सर्वोच्च न्यायालय के या न्यायालय के जुडिक्शन से बाहर रहेंगे। क्या रहेंगे? न्यायालय की जुडिक्शन से बाहर रहेंगे। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, उसके बाद 2007 में एक और केस होता है। कुछ ऐसे केस होते हैं कि जितने भी 9वीं अनुसूची में जो कहा गया था कि जितने भी इसमें कानून बनाए जाएंगे वो संविधान के ही मतलब न्यायालय के गैर न्यायिक रहेंगे और न्याय से बाहर रहेंगे, न्याय संगत नहीं रहेंगे वो। ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था? जब वो केस 2 हुए उसके बाद न्यायालय ने कहा कि भारत के जो संविधान है, संविधान के जो मूल संविधान है उसकी संरचना के साथ जो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए 9वीं अनुसूची में जितने भी जो रूल बनाए थे, कानून बनाए थे, उन पर डायरेक्ट जो है वो रूल कर सकते थे। पहले कौन? सरकार रूल कर सकती है, लेकिन अब उनको चुनौती दी जा सकती है। कहां पर? न्यायालय में चुनौती जो है दी जा सकती थी। ठीक है, तो ये थी हमारी 9वीं अनुसूची। ठीक है, उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी क्या हुई? अमेंडमेंट हुई। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? अमेंडमेंट हुई। तो अमेंडमेंट हुई 1985 में, 1985 ईस्वी में अमेंडमेंट होती है और अमेंडमेंट का नंबर है 52। 52वां संविधान संशोधन भारत में 10वीं अनुसूची को ऐड करता है संविधान में। और इसमें क्या कहता है वो? दल बदल। क्या कहता है इसमें? दल बदल। पहले क्या करते थे? 1971 ईस्वी में इलेक्शन हुए, उसमें 4000 एमएलए थे पूरे इंडिया में, और जो एमएलए थे उन एमएलए में से 50% मतलब 2000 एमएलए जो है चुनाव जीते एक पार्टी से और जैसे जीते तो दूसरी पार्टी में मिल गए। तो इसलिए कानून जो है लाना पड़ा 1985 में। 1985 ईस्वी में दल बदल जो है ये कानून लाना पड़ा 10वीं अनुसूची के तहत। अब क्या करते हैं कि यदि आपको पार्टी चेंज करना है तो आप इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी चेंज करेंगे। जैसे कोई कांग्रेस से बीजेपी में या बीजेपी से किसी और पार्टी में जाना चाहता है तो वो उसको पहले पार्टी से इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी चेंज करनी है, फिर उस पार्टी से चुनाव जो है लड़ना है। ठीक है, ये दल बदल था। पहले क्या होता था कि एक पार्टी से जीते और जब जीत गए तो दूसरी पार्टी में विलय कर देते थे। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची थी 1985 में 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद यदि हम देखेंगे तो 11वीं और 12वीं इनको भी हम आपस में रिलेट करके देखेंगे। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो थी वो स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का क्या होता है? स्थानीय स्वशासन में आ जाती है आपकी ग्राम पंचायत, आपकी नगर परिषद, नगर पालिका, ये सारी चीजें। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची जो थी वो ग्राम पंचायतों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी ये? ग्राम पंचायतों से संबंधित थी। ग्राम पंचायतों में प्रधान के क्या विषय रहेंगे? ठीक है, ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों के क्या विषय रहेंगे, किन किन विषय पे वो काम कर सकते हैं वो विषय रहेंगे इस 11वीं अनुसूची में अनलिस्ट कर दिए गए। और कितने विषयों पे प्रधान, पंचायत प्रधान जो काम करेगा वो 28 विषयों पे। आज की डेट में अभी हिमाचल प्रदेश में पंचायत का इलेक्शन है। ठीक है, हिमाचल में पंचायत का इलेक्शन है, तो पंचायत के जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे
तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम किस विषय के तहत जो है काम करेंगे, हमारे कितने विषय हैं, अपने विषय को पहचानना है और किस तरीके से उनमें हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कहाँ से फंड ले सकते हैं, किस वित्त आयोग से चलता है, 15 से चला है, किस 16 से चला है, केंद्रीय जितनी भी योजनाएं चलाती है सरकार, उनसे कैसे हम डायरेक्ट जो है अपने पंचायत में किस तरीके से जो है विकास करवा सकते हैं। तो ये 28 विषय हैं, उन 28 विषयों में पता होना चाहिए पंचायत प्रधान को, निर्वाचित सदस्यों को, कि कौन कौन से वो 28 विषय हैं। इस 28 विषय में फॉरेस्ट आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, सिंचाई आ जाएगा, अलग अलग कुल मिलाकर कितने विषय है, 28 विषय हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये किस संशोधन के तहत हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन। कौन सा था ये? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई भारतीय संविधान में। ठीक है, इसमें पंचायत प्रधान जो है उसके 28 विषयों के ऊपर चर्चा की गई है। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं जो अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन होता है, और इस संविधान संशोधन को इन दोनों को जो है इकट्ठा पारित किया था 1992 में, मतलब 1992 ईस्वी में, ठीक 7 साल के बाद। ठीक है, और इसमें क्या जाता है, इसमें आ जाएगा पूरा आपका नगर पालिकाएं। ठीक है, इसमें किसके विषयों के बारे में आ जाएगा, नगर पालिकाओं के बारे में विषय में आ जाएगा, और इसमें जो विषय होंगे वो विषय की संख्या होगी 18 विषय। कितने विषय होंगे इसके अंतर्गत? 18 विषय। तो पंचायत में कितने विषय हैं? 28 विषय हैं पंचायत में, और 18 विषय हैं आपके नगर पालिकाओं में। ठीक है, ये है हमारी अनुसूचियां। यदि मैं आपको एक बार से याद करवाऊं उनको, तो देखो पहली अनुसूची में हम देखे थे, पहली अनुसूची में जब हमने देखा था कि पहली अनुसूची में क्या किया था, भारत के 28 राज्य थे, 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। दूसरी और तीसरी हमने मिला के पढ़ी। पहले दूसरी में क्या था, दूसरी में वेतन थे, तीसरी में क्या था, शपथ ग्रहण था। किनका? जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं भारत के। ठीक है, तो पहले वेतन फिर शपथ। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि पहले वेतन लेंगे कि पहले क्या लेंगे, शपथ लेंगे। तो जब भी आप कहीं ज्वाइन करेंगे तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, वहाँ सैलरी देखते हैं, पैसा देखते हैं। तो पैसा देखते हैं, उसके बाद शपथ ले लेंगे। ऐसा तो नहीं पहले शपथ ले लेंगे फिर बोलेंगे जी हाँ इतना पैसा दे, तो आप छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना है आपने। पहली क्लियर होगी, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सीमाओं से संबंधित है, उनकी संख्याओं से संबंधित है ये तरीके से। और दूसरा आ जाएगा आपका शपथ वेतन से, तीसरी आ जाएगी आपकी शपथ से, चौथी आ जाएगी राज्यसभा की सीटें, और असम मैंने आपको बता दिया, वो याद रखना है। उसके बाद 5वीं और 6ठी दोनों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, 5वीं में पूरे भारत की और 6ठी में केवल मात्र 4 राज्य। कौन से राज्य थे? ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, उसके बाद आती है 7वीं अनुसूची में, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों सूचियों में कितने विषय रखे गए हैं, इन विषयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मूल संविधान में कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। उसके बाद आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो मूल संविधान में क्या था, उसमें 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में कितनी भाषाएं, उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, भाषाओं का प्रावधान जो 8वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद ये होगी मूल संविधान की। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये जोड़ी गई किसके तहत, संविधान संशोधनों के तहत। पहला संविधान संशोधन होगा 1951 में, और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें लैंड रिफॉर्म, ठीक है, भूमि से संबंधित था वो। ठीक है, उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित है। दल बदल में आता है कि किस तरीके से, मैंने आपको समझाया कि हम क्या कर सकते हैं, दल नहीं बदल सकते जब हम एक पार्टी से जीत गए होते हैं। यदि आपको दल बदलना है तो इलेक्शन से पहले आपको दल बदलना पड़ेगा और अपना उसी पार्टी से खड़े होना पड़ेगा इलेक्शन। ठीक है, चुनाव लड़ना होगा। 11वीं 12वीं में पंचायत के साथ है 11वीं, और 12वीं 11 नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से यदि हम रिलेट करके इन कुछ चीज़ों को याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी और आप इजीली इसमें क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। 6ठी अनुसूची आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इस समय करंट में आपको एक करंट का विषय भी है ये कि लद्दाख में जो है वो किस तरीके से वो मांग कर रहे हैं। किसकी मांग कर रहे हैं? लद्दाख में मांग कर रहे हैं एक राज्य बनाया जाए। ठीक है, क्या बनाया जाए? एक राज्य, एक हमारे को अलग से 6ठी अनुसूची में जगह दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अनुसूचियाँ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से समझ आ गए होंगे।